सब कॉलेज के लिए है, जिसके बेसिस पे मैंने आपको एक 200 सो आज की क्लास में हम कवर करेंगे सारे के सारे मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, ये सारे मिसलेनियस टॉपिक्स आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, वो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमें कवर अप करना है या फिर गो थ्रू करना है पूरी क्लास के दौरान। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो यार ये जब क्लास शुरू करते हैं ना तो ये नवंबर का टाइम है। ठीक है, नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर हमारा शुरू हो गया है। ठीक है, और हम जब अगस्त में हमने जब जून जुलाई में बैच शुरू लिया था, ठीक है, तो हमने एक टारगेट सेट किया था कि हम अपना एक प्रीमियम कॉलेज है उसमें कोई भी प्रीमियम जो ब्रांच है उसको लेंगे। ठीक है, अभी वैसा नहीं हो रहा होगा, थोड़ा टेस्ट सीरीज में थोड़े कम मार्क्स आ रहे होंगे, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ द प्लान डजंट वर्क चेंज दी, डोंट चेंज द गोल। ठीक है, चेंज द प्लान दैट यू आर फॉलोइंग। ठीक है, तो जो भी आपका प्लान अभी तक चल रहा है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कीजिए, थोड़ा मॉडिफाई कीजिए अपने आप को। ठीक है, ताकि आपका जो पर्टिकुलर गोल है आप उसको अचीव कर पाए। ठीक है, जैसी भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको थोड़ा और इन्हेंस कीजिए, थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। कहाँ गलतियाँ हो रही हैं आपके रिवीजन में, कहाँ गलतियाँ हो रही है आपके टेस्ट को एनालाइज करने में, उसको मार्क कीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो टेस्ट का जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हो, आपका जो रिवीजन के जो कंसेप्ट है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट चेंज द गोल, चेंज द प्लान दैट यू आर फॉलोइंग फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, लेट्स प्रोसीड अहेड। दीज आर द 5 स्टेप दैट यू नीड टू फॉलो। ठीक है, अभी सारे विद्यार्थी का सिलेबस जो है वो खत्म हो गया है, बहुत सारे विद्यार्थी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थियों का पूरा सिलेबस जिस भी एरिया में खत्म हो गया, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो मैकेनिक्स है, चाहे वो कंप्यूटर है, वो रीजनिंग है। ठीक है, दीज स्टेप्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपका जो भी टेस्ट अभी हो रहा है, सो प्लीज ट्राई टू एनालाइज द टेस्ट एज मच एज यू कैन। ठीक है, आप टेस्ट को एनालाइज कीजिए, देखिए कि यार ये क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, जो क्वेश्चन आपके हो रहे हैं उसको मैं कितने कम समय में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो भी ट्राई कीजिए। ठीक है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ इन द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली गो अहेड विद दीज स्टेप्स। ठीक है, मिसलेनियस में सारे टॉपिक्स मेरे को डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, मेरे पास आता है परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर। हम इसमें पढ़ेंगे कि यार फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, इम्परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमें क्या मिलता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसने दिया। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, यार स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये पॉइंट्स का नाम क्या होता है, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है जो है फिजिक्स का, इसका नाम है कोलिजन। ठीक है, कोलिजन में एक आता है मेरे पास इलास्टिक कोलिजन, व्हाट आर द इलास्टिक बॉडीज, व्हाट आर द इनइलास्टिक बॉडीज। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ रीस्टिट्यूशन क्या होता है फॉर डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो कोलिजन में कोई एक टर्म और देखना है, दैट इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ रीस्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बेस में बहुत सारे सवाल करता हूँ मैं। नेक्स्ट वी नीड टू मूव अबाउट द बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट से कुछ सवाल आए हैं। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट से क्या क्या सवाल है वो देखना है। नेक्स्ट वी हैव हूप स्ट्रेस क्या होता है। तो व्हेनेवर वी नीड टू स्टडी अबाउट द स्ट्रेसेस इन द पर्टिकुलर पाइप सेक्शन, इन द हॉलो सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेरे पास प्रेशर डेवलप होता है, ड्यू टू दैट प्रेशर मेरे पास कुछ स्ट्रेस हैं जो डेवलप होते हैं, वो भी हम देखेंगे। लास्ट में मेरे पास टोरोजनल रिजिडिटी है और सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, तो ये दोनं कंसेप्ट भी फिजिक्स के हैं, लेकिन इसको मैं डिस्कस कर लूँगा कि यार हमें क्या क्या पढ़ना होता है। थ्रू आउट दिस सेशन कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल पूछना। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो आईपीयू लिट में सवाल आया था। ठीक है, यार मेरे पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, वो परफेक्ट कब होगा, उसका क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय फ्रेम स्ट्रक्चर, मेरे पास फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर इज बेसिकली, ठीक है, अभी हम जब हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि यार हमारे मूवमेंट में कॉलम आ रहे थे। ठीक है, ऐसी क्या होता है, जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, आपकी स्लैब्स का, आपकी बीम का। ठीक है, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं कि मेरे पास क्या एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो मेरे पास एक सिविल इंजीनियर है। ठीक है, उसके पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। ठीक है, उसको जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। अब फ्रेम स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है परफेक्ट और एक होता है इम्परफेक्ट। ठीक है, तो एक बार डिस्कस करते हैं कि यार व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो मेरे पास जो सिंपल फ्रेम स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। मेरे पास जो भी स्लैब्स है, बीम है या फिर ठीक है कॉलम्स का, ठीक है, और बेसिकली जो भी लोड पड़ रहा है, ठीक है, लोड भी दो तरह के होते हैं, ग्रेविटी लोड हमने देखा ही है, ठीक है, जो भी ग्रेविटी लोड या फिर लेटरल लोड है उसको रजिस्ट करने के लिए मेरे पास एक परफेक्ट स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, उसे हम कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फ्रेम स्ट्रक्चर मेरे पास दो तरह के होते हैं यार दोस्तों, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर मेरे पास है, ठीक है, तो मेरे पास फ्रेम स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरे पास परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर और एक होता है मेरे पास इम्परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेरे पास आ गया परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर और मेरे पास आ गया इम्परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर। अब सर ये परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर और इम्परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर आर दो स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एक रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब सर क्या होती है वो रिलेशनशिप जो दोस्तों ये होती है, अ परफेक्ट स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर हु सेटिस्फाई दिस इक्वेशन दैट इज m इज इक्वल टू में 2 ऑफ j माइनस में 3, ठीक है। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है दैट इज डिफाइंड एज अ परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर। अब सर इसमें m और j क्या होता है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों मान लो मैंने एक अपना स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से, ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल की शेप का, ठीक है, लेकिन इस ट्रायंगल की शेप में क्या है दोस्तों, इस ट्रायंगल की शेप में कुछ जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो जॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो ये मेरे पास कहता है जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स कुछ नहीं होता, आपके दो मेंबर्स को ज्वाइंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने सुना हुआ है जॉइंट, ठीक है, जॉइंट मतलब जो किसी भी चीज़ को ज्वाइंट करे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये मेंबर है एक, इस मेंबर को ज्वाइंट करने वाला, ठीक है, एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट, ठीक है। सेम इन दोनों मेंबर को मेरे पास एक ज्वाइंट है और यहाँ मेरे पास एक ज्वाइंट है, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा वेयर m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, कि आपके शेप में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, ठीक है, ठीक है। सेम j इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, कि यार आपके नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यार यहाँ पे अगर मेरा LHS और RHS बराबर आ गया तो मैं कहूँगी यार ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मेरा जो स्ट्रक्चर है वो इम्परफेक्ट है, इसका मतलब क्या है, इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर विच फुलफिल दिस इक्वेशन, इट मीन्स m जो है ये बराबर नहीं हो किसके, 2 ऑफ j माइनस में। मतलब अगर मैं m की वैल्यू और j की वैल्यू को डालूंगा तो जो मेरा LHS है और जो मेरा RHS है अगर वो बराबर ना आया, देन वी कैन से दैट द this structure is imperfect in nature. When both the LHS and RHS are equal, we can say that our structure is perfect, ठीक है। तो आपके पेपर में पूछते हैं यार कि स्ट्रक्चर परफेक्ट है उसका रिलेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर अगर इम्परफेक्ट है उसका रिलेशन क्या होगा। चलिए देखते हैं यार कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताना कि यार मान लो मेरे पास एक सिंपल ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, दिस इज आवर द स्ट्रक्चर वी हैव, इसमें कुछ जॉइंट्स हैं, जॉइंट नंबर 1, जॉइंट नंबर 2, जॉइंट नंबर 3, ठीक है। आपको बताना है कि जो स्ट्रक्चर है परफेक्ट है या फिर इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर इसमें 3 जॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, जॉइंट नंबर 1, जॉइंट नंबर 2 और जॉइंट नंबर 3, और इन तीनों को जॉइंट ऐड करता है उसे कहते हैं मेंबर। ये मेरे पास मेंबर है 1, मेंबर है 2, मेंबर है 3। सो दिस इज वी हैव फर्स्ट मेंबर, वी हैव सेकेंड मेंबर एंड वी हैव थर्ड मेंबर। यहाँ पे दोस्तों जॉइंट्स कितने हो गए, 3, मेंबर कितने हो गए, 3। अब यहाँ से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे इक्वेशन में इक्वेट करना है कि क्या मेरा LHS और RHS बराबर आ रहा है। सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स दैट। सो वी हैव m इज इक्वल टू में 2 ऑफ j माइनस में 3। तो मेरा m क्या है दोस्तों, m है मेरे पास 3, 2 इंटू में j कितना है 3 माइनस में 3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा यार, 3 जो है ये बराबर आ रहा है किसके, 3 के। मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, परफेक्ट इन नेचर। एक बार इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक बताया, तो सारे के सारे एक बार थम्स अप कर देंगे यार, ठीक है। मोनिका, नेहा, संस्कार, बढ़िया। और भी 2 लोग 3 लोग आए हैं भाई, इनका क्या स्टेटस है, अनुश्री, अर्जुन, आर यू गेटिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सेम अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि जो मेरा स्ट्रक्चर है परफेक्ट है या फिर इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मेरे पास स्क्वायर हो गया, इसका मुझे मेंबर और जॉइंट्स कैलकुलेट करना है। सर इम्परफेक्ट है।
परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। नेहा ने कहा परफेक्ट है, शाबाश नेहा। और कोई सर विद्यार्थी? फैक्ट नहीं है। हाँ परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे मेंबर मेरे पास कितने हैं? 4। ठीक है, दैट इज J1, J2, J3 एंड J4। और मेंबर भी मेरे पास 4 है, दैट इज 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों मेरे पास जॉइंट्स हो गए 4। ठीक है, और जो मेरे पास मेंबर है वो कितने हैं? 4। सो लेट्स प्रोसीड कि मेरा जो LHS है और RHS है बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? M इज इक्वल टू में 2 of J माइनस में 3। ठीक है, M मेरे पास 4 है तो बराबर आना चाहिए, दैट इज 2 of 4 माइनस में 3। ठीक है, तो 4 दूनी 8 माइनस में 3। ठीक है, तो 4 और 5 तो बराबर है नहीं। ठीक है, so that's why the structure is known as a imperfect structure। ठीक है, जो आपको बुकलेट मिली है इसमें से बहुत सारे सवाल है जिसमें मेरे को चेक करना है कि आइदर दिस स्ट्रक्चर इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट। ठीक है, चलिए एक बार लास्ट एक शेप और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ शेप। देखिए मेरे पास एक इस तरह का शेप है, मतलब ये कि जो स्ट्रक्चर है ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। ठीक है, इससे मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ कि यार मेरे पास ये जॉइंट्स है, जॉइंट नंबर 1, जॉइंट नंबर 2 सर परफेक्ट है। परफेक्ट, शाबाश। जॉइंट नंबर 3, जॉइंट नंबर 4 और जॉइंट नंबर 5। ठीक है, सो वी हैव 5 जॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो जॉइंट्स है दोस्तों वो कितनी आ गई? जॉइंट्स की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द मेंबर। ठीक है, तो मेरे पास 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 6 7। ठीक है, तो मेरे पास जो M आ गया वो कितना आ गया? 7। जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, तो आप चेक कीजिएगा कि जो स्ट्रक्चर है कैसा है, परफेक्ट इन नेचर है। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करते हैं कि मेरा कोई भी स्ट्रक्चर है ये परफेक्ट है या फिर इम्परफेक्ट है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन आया था वो देखो आपके पेपर में। ठीक है, पूछा गया है कि मेरे पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। फ्रेम स्ट्रक्चर इज व्हाट? फ्रेम स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोड बीम, स्लैब्स एंड कॉलम्स। ठीक है, इस सेट टू बी परफेक्ट। वो परफेक्ट कब होगा दोस्तों? उसकी एक रिलेशन बतानी थी। इफ द फॉलोइंग कोरिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन J इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड M इज द नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, तो मुझे पता है कि कोई भी स्ट्रक्चर परफेक्ट कब होगा। ठीक है, जब मेरे पास M की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 of J माइनस में 3 के। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? A। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो सबको तो यार एक बार थम्स अप कर दो सारे के सारे। ठीक है, अर्जुन ने हैंड रेस करा है, कोई दिक्कत है अर्जुन? नहीं सर, वो थम्स अप कर रहा था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एक तरह क्वेश्चन होता है, ऐसे आप बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ड अपॉन दैट। ठीक है, नेक्स्ट यार आपके पास एक आता है। ठीक है, मेरे पास कुछ टर्म होते हैं यार। ठीक है, एक होता है मेरे पास इलास्टिसिटी और एक होता है मेरे पास प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो यार इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, देखो। ठीक है, अब क्या है यार कि स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ और स्ट्रेच करता हूँ, फिर जैसे ही मैं इस फोर्स को हटाता हूँ, मतलब जिस फोर्स से मैंने उसको स्ट्रेच किया है उसको मैं जैसे ही हटाता हूँ, तो आप देखोगे दोस्तों कि वो आपका जो स्प्रिंग है अपने आप जो ओरिजिनल पोजीशन उसको अटेन कर लेगा। दैट इज डिफाइंड एज द इलास्टिक बॉडी। ठीक है, या फिर आपके पास एक रबड़ की बॉल है। ठीक है, उस रबड़ की बॉल को आपने प्रेस किया, जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई, आप देखोगे कि आपका जो बॉल है या फिर जो आपकी बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। दैट इज डिफाइंड एज इलास्टिसिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक बॉडी? अ बॉडी which comes into its original shape and size when you are removing your deforming force। ठीक है, तो जैसे आप अपना deforming force या फिर फोर्स को रिमूव करते हो, आपकी बॉडी एक्चुअल शेप में आ जाए, एक्चुअल पोजीशन में आ जाए जिस शेप पे वो पहले थी। दैट इज डिफाइंड एज इलास्टिसिटी। सेम प्लास्टिसिटी क्या होता है यार? अगर ऐसा ना हो, आपने किसी बॉडी को फोर्स लगाया लेकिन बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दोबारा वापस नहीं आ पा रही, दैट इज डिफाइंड एज प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, सो दीज आर द टू टर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिसिटी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक टर्म आता है यार, कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है वो देखो। ठीक है, एक बार मुझे बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो दोस्तों मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लो 2 बॉल है। ठीक है, इस बॉल का नाम क्या है? A, और इस बॉल का नाम क्या है दोस्तों? B। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी क्या है, दिस इज द इम्पैक्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास बॉल है,
इस बॉल में सिर्फ इसके पास एक वेलोसिटी है, दैट इज v। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक सिनेरियो है, उसमें क्या होता है, एक मेरे पास बॉल है a जो क्या है एक वेलोसिटी से आ रही है, और जो मेरे पास दूसरी बॉल है वो कैसे एक रेस्ट कंडीशन में रखी है, ठीक है। जैसी a बॉल b को कोलाइड करती है, मुझे बताना है कि यार वेलोसिटी ऑफ a क्या होगा और वेलोसिटी ऑफ b क्या होगा। तो यार बिफोर कोलिजन सिर्फ इसी के पास वेलोसिटी है, ठीक है। आफ्टर वेलोसिटी मतलब आफ्टर कोलिजन क्या होगा यार, जैसी मेरे पास बॉल a है, ये एक वेलोसिटी से आ रही है, ये जैसी कोलाइड करेगी तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय va, ठीक है। अब जैसे दूसरी बॉल पे इम्पैक्ट करेगी, जो मेरे पास बॉल b है, ये भी एक वेलोसिटी से आगे मूव करेगी, दैट इज वेलोसिटी vb, ठीक है। ये जो मेरे पास कंसेप्ट है, ये मेरे पास क्या था, बिफोर कोलिजन, ठीक है। और जो मेरे पास ये जो इम्पैक्ट था वो क्या था, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और आपको पता है यार कि मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, जो कहता है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो मेरे पास बिफोर कोलिजन है, मेरे पास आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। इसमें टर्म आता है जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कहता है सर व्हाट डू यू मीन बाय ई इज डिफाइंड एज द, कि सर कोलिजन से पहले इन दोनों बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है, सॉरी आफ्टर द कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है। सो ई इज डिफाइंड एज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो छोटा सा बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन है, ठीक है, कि ये मेरे को बताता है यार कि मेरे पास क्या वेलोसिटी रही होगी, ठीक है, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो उन दोनों के जो रेशो को जो जस्टिफाई कर दे, दैट इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ वैल्यूज होती है जिसके पीछे लाई करता है, मतलब सर अगर ई की वैल्यू जो है वो 0 है तो मेरी बॉडी कैसी होगी, अगर मेरी जो बॉडी है ये 1 है तो मेरी बॉडी कैसी होगी। अगर दोस्तों मेरी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, लाई कर रही है किसके बीच, 0 से लेके 1 के बीच, तो वो किस तरह की बॉडी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं कि अगर मेरी बॉडी का जो ई है ये वेरी कर रहा है, देन विच काइंड ऑफ बॉडी इज इट, ठीक है। तो एक बार हम उसको देखते हैं, ठीक है, देखिए यार, ठीक है। ये मेरे पास छोटा सा टर्म था, द रेशियो ऑफ द फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल वेलोसिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देयर कोलिजन इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन। द कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन इज डिनोटेड बाय ई एंड इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी है और नीचे ही मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी है, सो ये आपस में कैंसिल हो गया, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच लाई करती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर ई क्या है, अगर मेरे पास ई 0 होगा देन वी कैन से दैट द बॉडी इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक इन नेचर। और अगर मेरा ई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसके बारे में और डील करेंगे यार कि अगर ई की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। बेसिकली इन दी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आपका क्या होता है, जब भी आपका इम्पैक्ट होता है तो इम्पैक्ट से पहले और इम्पैक्ट के बाद जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहती है, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। लेकिन आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि इम्पैक्ट से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है और इम्पैक्ट के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज आता है, ठीक है। तो एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं सबकी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन, in the perfectly elastic collision the kinetic energy before the collision is equal to kinetic energy after the collision, ठीक है। मतलब जो भी आपका kinetic energy है, ठीक है, collision से पहले, ठीक है, और जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर द कोलिजन, ये क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। जैसे मान लो क्या यार मेरे पास ये शेप है बॉल की, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ठीक है, जैसे ही मैंने, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, ठीक है, जब आप छोटे हो गए या फिर जब आप साइंस म्यूजियम जाते हो ना, इस तरह के इक्विपमेंट रखा है, उसमें क्या होता है दोस्तों, ये मान लो एक बॉल है जिसके पास एक मास है, ये एक वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, जैसे ही इसको हिट करता है तो क्या होता है, जो दूसरी बॉल है, मतलब जो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी दूसरी बॉल को पास कर देता है। सेम जो सेकंड बॉल है ये अपना काइनेटिक एनर्जी थर्ड बॉल को पास कर देता है, थर्ड बॉल अपनी काइनेटिक एनर्जी फोर्थ को पास कर देती है, और फोर्थ अपना, ठीक है, तो ऐसी चेन बनती हुई जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ होती है, सेम काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी रिसीव होती है, और ये वाली बॉल सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, ठीक है।
So that is the definition of the perfectly elastic collision in which the kinetic energy is always constant before and after the collision. ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यार परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का, या फिर इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ठीक है, अब मान लो एक बहुत बड़ा ट्रक है, ठीक है, ये इस ट्रक के पास जो मास है वो बड़ा मास है और एक बड़े वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, छोटी सी नैनो है। ठीक है, मतलब छोटी गाड़ी है और छोटी गाड़ी की वेलोसिटी बहुत कम है। ठीक है, सो ये मेरे पास m और इसकी वेलोसिटी भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो जब एक हैवी ट्रक एक छोटी सी मास, एक छोटी सी बॉडी से टकराता है तो क्या होता है, दोनों एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, और बेसिकली व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इट स्टिक टुगेदर एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो जैसे ही दोनों आपस में टकराएंगे ये दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए। ठीक है, अब पेपर में क्या क्वेश्चन आया वो देखते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया यार कि फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी व्हाट वुड बी द कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टिट्यूशन। तो मेरे पास इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा सर 1। बोल दिया करो यार, कि कितना समय लग गया 1 बताने में। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रीजन 1 होगा फॉर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, ऐसे आसान से क्वेश्चन आते हैं लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको पूरा कोलिजन आना चाहिए। ठीक है, तो कोलिजन की ये बातें मैं डिस्कस कर ली, एक और बातें मैं डिस्कस करूंगा। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट हैव अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, ठीक है, तो यार मेरे पास सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल वेलोसिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देयर कोलिजन इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टिट्यूशन। इसको हम एक रिलेशन से दिखाते हैं। E इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी ठीक है आफ्टर कोलिजन अपॉन में बिफोर कोलिजन क्या रिलेटिव वेलोसिटी रही होगी। तो उसको निकालने का तरीका यही है, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो जो भी इन दोनों का जो रेशियो होता है ना दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E। ठीक है, अब ये सारी बातें जो मैंने लिखी वो बता दी है। E इज इक्वल टू 0 होगा फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, E इज इक्वल टू 1 होगा फॉर परफेक्टली ठीक है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक क्वेश्चन पढ़ लो आप। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या है दोस्तों, एक स्फीयर है, मतलब मान लो एक बॉल है। ठीक है, तो जो मेरे पास स्फीयर P है ये इम्पिंज कर रही है, मतलब कोलाइड कर रही है डायरेक्टली टू अनदर बॉल और स्फीयर Q। ठीक है, तो दोस्तों मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, इसका नाम क्या है P, इसका अपना एक मास है और अपनी एक वेलोसिटी है। ये एक वेलोसिटी से दोस्तों ट्रैवल कर रही है, ये एक बॉल से कोलाइड करती है। बहुत बढ़िया, जिस बॉल या फिर जिस स्फीयर की वैल्यू क्या है Q। ठीक है, अब जो मेरे पास Q है ये रेस्ट पे है। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी क्या होगी सर, इसकी वेलोसिटी होगी 0। बहुत बढ़िया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टिट्यूशन इज 0.5, मतलब सर कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टिट्यूशन कितना है 0.5, मतलब एक कैसी बॉडी है, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, कैसी बॉडी है सर, रियल वर्ल्ड इनइलास्टिक। क्या कह रहे हो, इनइलास्टिक है सर। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब आपकी E की वैल्यू लाई करेगी 0 से 1 के बीच, ठीक है, तो हम कहते हैं क्या मेरी जो बॉडी कैसी है, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पता ही होगा यार आप लोगों को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ टाइम्स ऑफ mv²। ठीक है, whenever a body is traveling, ठीक है, with a velocity v, it reduces some losses, और इसमें कुछ एक एनर्जी आती है that is defined as kinetic energy। ठीक है, so whenever you are traveling with a velocity it is represented by kinetic energy, whenever you are falling from a height it is represented by potential energy। ठीक है, so when an apple drops from a tree
ठीक है, उसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोटेंशियल एनर्जी. बट इफ यू आर सिटिंग इन अ कार एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर देन यू हैव अ काइनेटिक एनर्जी इन इट. ठीक है, तो ये कुछ टर्म है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और आप लोगों ने पढ़ी रखा होगा. ठीक है, अब ये वाला टर्म क्या है मेरे पास कोलिजन से पहले. अब कह रहा है कि सर द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी VQ बाई VP आफ्टर द इम्पैक्ट, मतलब अगर इम्पैक्ट हुआ तो मेरे पास क्या कंडीशन होगी. ठीक है, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, बिफोर कोलिजन है. ठीक है, जब ये दोनों बॉल आपस में टकराएगी तो मेरे पास क्या होगा वो आपको बताना है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए यार एक पूरी की पूरी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन उसको समझना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स दैट. ठीक है, तो सेम मान लो यार मेरे पास दो बॉल है. ठीक है, ये जो मेरे पास बॉल है ये A है और ये मेरे पास बॉल क्या है B है. ठीक है, ये बॉल एक वेलोसिटी से आ रही है और जो मेरे पास बॉल B है कितने पे है, रेस्ट पे है. तो रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों, 0. दिस इज दी कंडीशन बिफोर कोलिजन. ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसे ही आपकी बॉडी टकराती है, मतलब बॉल A जो है ये बॉल B से कोलाइड करेगी, क्या होगा, बॉल A भी एक वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी और बॉल B भी एक वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, दैट इज VA एंड VB. इतना सबको समझ में आया? एक बार यार थम्स अप कर दो इतना जो मैंने बताया. ठीक है, ठीक है, बढ़िया यार. ठीक है, तो ये मेरे पास केस हो गया आफ्टर का. ठीक है, तो यहाँ हमें चेक करना है यार कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या आया है, और इससे मैं क्या निकाल लूंगा, इससे मैं आपकी वैल्यू निकाल लूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, मतलब VA की वेलोसिटी क्या होगी और VB की वेलोसिटी क्या होगी. चलिए बढ़िया. ठीक है, अब आप लोग दोस्तों मुझे बताइए. ठीक है, हमने पढ़ा है क्या सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, वी हैव स्टडीड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, जो क्या कहता है दोस्तों, जो कहता है कि सर आपका जो मोमेंटम होगा इम्पैक्ट से पहले और इम्पैक्ट के बाद वो क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा. बहुत बढ़िया. ठीक है, तो अगर इन दोनों केस में मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मुझे बताओ बिफोर मोमेंटम क्या है और आफ्टर मोमेंटम क्या है. वैसी स्टेज पे आ गए जैसे पहले दिन था, उससे भी वर्स्ट आने वाला होगा जीने में, और अंदर हो रहा है कमरों में भी. बताइए कैसे निकालेंगे दोस्तों मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट. सर MV होगा बिफोर और आफ्टर होगा MVA प्लस MVB. शाबाश संस्कार, बहुत बढ़िया. ठीक है, देखो यार यहाँ पे मेरे पास दो बॉडी है. बिफोर इम्पैक्ट क्या होगा, दैट इज बॉडी 1 क्या होगा MV प्लस में दूसरी बॉडी क्या होगा, सेम मास है लेकिन वेलोसिटी क्या है 0. आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा यार, वेलोसिटी क्या है M टाइम्स ऑफ VA प्लस में M टाइम्स ऑफ VB. बहुत बढ़िया. तो मेरे पास क्या रिलेशन आया, दैट इज MV इज इक्वल टू में, ठीक है, MV आ गया M इंटू में VA प्लस में M इंटू में VB. यहाँ से मैंने MM कैंसिल कर दिया तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज V इज डिफाइंड एज VA प्लस में VB. ठीक है, दैट इज डिफाइंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट. शाबाश. अब सेम मेरे को पता है यार कोफिशिएंट ऑफ रीजन दिया हुआ है, उसके बेस से भी मेरे पास कुछ कंसेप्ट कुछ टर्म आएगा. बहुत बढ़िया. E की वैल्यू क्या होती है, E इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, आफ्टर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या होगा मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. सर VB माइनस VA होगा आफ्टर. ठीक है, शाबाश. ठीक है, तो अब बिफोर V होगा सर. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं देखो. ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी दो ट्रेन है. ठीक है, ये मान लो मेरे पास ट्रेन 1 है, ये जा रही है 5 मीटर की स्पीड से. ठीक है, और मेरे पास एक दूसरी स्पीड है. ठीक है, ये सेम भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, किस तरह से 2 मीटर पर सेकंड में. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू A दूसरे की वेलोसिटी क्या है. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि यार इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो आप देखोगे ये 5 से जा रहा है और ये 2 से जा रहा है. इन दोनों को मैंने माइनस किया तो जो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मतलब बड़ी में से मैंने छोटी स्पीड माइनस कर दी, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी. आप हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हो, सपोज यू हैव ट्रैवलिंग इन अ ग्राउंड.
ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो ग्राउंड पे, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी कितनी है दोस्तों, आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू से दैट कि जो मेरा ग्राउंड है वो तो रेस्ट पे है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज योर स्पीड, व्हाट इन टर्म्स ऑफ या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव देखा जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा 10 माइनस में 0 एंड यू से दैट 10 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ माई सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हमें चेक करना है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हम किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं एंड इज द सेकंड बॉडी इज आल्सो मूविंग, ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों का डिफरेंस, ठीक है। चलिए शाबाश। तो अगर मैं कहूँ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये क्या होगा दोस्तों, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी माइनस में वी। अब मुझे बताना है कि रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन से पहले क्या होगा। इसकी वेलोसिटी कितनी है दोस्तों 0, इसकी वेलोसिटी है v, तो क्या होगा इसका रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v माइनस में 0, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ, थोड़ा इसको एक्सपैंड करता हूँ। तो मेरे पास क्या है दोस्तों, दैट इज ev इज इक्वल टू में, ठीक है, v ऑफ b माइनस में v ऑफ a, ठीक है। तो मैं करता हूँ अभी दोनों इक्वेशन को साथ में रख लेता हूँ और थोड़ा इक्वेट करता हूँ आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरे पास पहली इक्वेशन क्या आई, v इज इक्वल टू में v ऑफ a प्लस में v ऑफ b, शाबाश। सेकेंड इक्वेशन क्या आई, e ऑफ ev मतलब कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इनटू में वेलोसिटी इज इक्वल टू में v ऑफ b माइनस में v ऑफ a, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं करता हूँ थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, मतलब एक की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है, इसको मैं ऐसे करता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ वी ए प्लस में वी बी, एक ही बात है। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव एंड दैट इज द सेकंड इक्वेशन वी हैव। अब यहाँ से क्या किया है मैंने, डिवाइड कर दिया, तो वी ए कट गया, यहाँ मेरे पास क्या बचा v प्लस में ई वी इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ वी बी। From this equation we are easily able to calculate the velocity of the VB and that is VB की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, that is 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस में E इंटू में V। इतना सबको समझ में आया, एक बार थम्स अप कर दो यार सारे के सारे। all good up to this point. If you have any doubt then you can ask नेहा, अर्जुन, मोनिका, संस्कार पांडे जी, अनुश्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यार मैंने क्या किया ना, ठीक है, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों को मैंने दोस्तों इक्वेट कर दिया, ठीक है। दोनों को जब मैंने डिवाइड किया, ठीक है, दो इक्वेशन को डिवाइड ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बी आ गई। अब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए निकालना तो क्या करना पड़ेगा, क्या किया जाए बताइए। काइंडली पुट द वेलोसिटी ऑफ बी इन एनी इक्वेशन, ठीक है, आप किसी भी वेलोसिटी किसी भी इक्वेशन में रख दो, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए दे देगा, ठीक है। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ ए ऑल्सो। मैं एक बार सीधा लिख देता हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/2, ठीक है, 1 माइनस में ई इंटू में वी, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे रेशो बताना है कि सर व्हाट इज द रेशो ऑफ वी बी अपॉन में वी ए, ठीक है, तो वी बी अपॉन में वी ए का जो रेशो होगा वो क्या होगा सर, ठीक है, तो जो वी बी लिख दो यार, दैट इज 1 अपॉन में 2 ओवर में 1 प्लस में ई इंटू में वी अपॉन में वी ए की क्या वेलोसिटी होगी 1 अपॉन में 2 1 माइनस में ई ओवर में वी, दोनों कट गए तो मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, दैट इज 1 प्लस में ई ओवर में 1 माइनस में, ठीक है, ये मुझे याद रखना है, ठीक है। मतलब द वेलोसिटी ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में ई ओवर में 1 माइनस में ई, दैट यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये जो मैंने डिराइव किया उससे मैंने यही निकाला, ठीक है, कि जो मेरी बी और अपॉन ए की जो वेलोसिटी होगी क्या होगी 1 प्लस में ई ओवर में 1 माइनस में। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।
अब देखो यार यहाँ पे कौन सी बॉल थी, यहाँ थी ए बॉल और यहाँ थी बी, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, बॉल को रिप्लेस कर दिया किससे, पी से और क्यू से, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे पास बॉल है पी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये एक वेलोसिटी जाएगा जिसकी वेलोसिटी क्या है, वीपी, ठीक है। और जैसे ही कोलाइड करेगा किससे, क्यू से, मेरे पास जो क्यू बॉडी है ये भी एक वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, इसका नाम है वी क्यू, ठीक है। तो ये जो मेरे पास सेकेंड वाला कंसेप्ट है क्या है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन बोथ दी बॉडी ट्रैवल विद द वेलोसिटी दैट इज वीपी एंड वी क्यू। अब आपको बताना है कि यार वी क्यू अपन वीपी का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो सेम होगा जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है, वेलोसिटी ऑफ बी बाय ए, ठीक है, दैट इज 1 प्लस ई ओवर में 1 माइनस में, ठीक है। इसको इक्वेट करो आपस में, ठीक है। तो 1 प्लस में 0.5 ओवर में 1 माइनस में 0.5, ठीक है। दैट विल गिव यू अ रेशो ऑफ 1.5 अपॉन में 0.5। जो मेरे पास रेशो निकल के आया वो कितना आया, 3:1। मतलब जो रेशो होगा वी क्यू रेशो वी पी वो कितना आएगा दोस्तों, 3:1। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो यार तो पूछ लो, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं बता रहा हूँ और आप सब सिर्फ समझ रहे हो। संस्कार पांडव क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और नेहा, मोनिका, अर्जुन कुछ दिक्कत तो पूछा यार इसमें, ठीक है, ठीक है यार। ये वाले क्वेश्चन को देखो ना, मैंने ऐसे कराया कि बिफोर कोलिजन मेरे पास ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम निकाला, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल दी, फिर मैंने निकाली इक्वेशन नंबर सेकंड। ये कैसे निकाली कि मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, बेस्ड अपॉन दैट वी हैव कैलकुलेटेड द इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी हैव इक्वेटेड बोथ दीज इक्वेशंस सो दैट वी आर एबल टू गेट द वेलोसिटी इंडिविजुअली, कि वी की वेलोसिटी क्या है, वी की वेलोसिटी क्या है, और इन दोनों का रेशो क्या है। तो इन दोनों का रेशो आया वी बी अपॉन वी बी, वी ए इज इक्वल टू 1 प्लस ई ओवर में 1 माइनस में ई, ठीक है। सेम अब मैंने बॉल को रिप्लेस कर दिया, वहाँ पे ए बी बॉल से मैंने पूरा डेरिवेशन किया है, वहाँ पे पी और क्यू बॉल्स है, ठीक है। तो सेम डेरिवेशन को आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा फॉर वी फॉर पी एंड क्यू ऑल्सो, दैट इज 1 प्लस ई ओवर में 1 माइनस में ई की वैल्यू को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही कम विद्यार्थी थे, 2022 के विद्यार्थी जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। और कोलिजन से ऐसा रिलेशन आता है, सेम ये पूछ लेगा कि यार बताओ वी ऑफ क्यू की वैल्यू क्या है, तो वी ऑफ क्यू की वैल्यू कुछ नहीं है, वी ऑफ क्यू की वैल्यू है 1 अपॉन में 2 ओवर में 1 प्लस में ई ओवर में वी। वो पूछते यार वी ऑफ पी मतलब वेलोसिटी ऑफ पी इंडिविजुअली क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ पी क्या होगा मेरे पास 1 अपॉन में 2 ओवर में 1 माइनस में ई ओवर में वी, ठीक है। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी आर ऑल्सो एबल टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स। अब एक छोटी सी बात बताओ यार आप लोग दोस्तों, ठीक है, चलो वो छोटी सी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। इतना क्लियर है तो कुछ स्ट्रेस देख लेते हैं यार, ठीक है। तो आप लोगों को पता है यार स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट एक पर्टिकुलर एरिया पे आपका फोर्स लगता है, ठीक है, तो क्या क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है। जब एग्जाम बहुत पास आता है तो आप कहते हो यार मेरे को तो बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग के एक हिस्से बड़ा जोर डाल रहे हो कि यार अब ये वाला मेरा पेपर है, मेरे को इतने चैप्टर पढ़ने हैं, मेरे पास इतना समय है, मेरे को इतने नंबर लाने हैं, ठीक है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, और इन सारे कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करने के लिए आप उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाते हो, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ टेंशन इन योर स्ट्रेस एट द बॉडी, ठीक है, एट द ब्रेन, है ना। सेम कुछ स्ट्रेस के टाइप है जो हमें देखने हैं यार कि स्ट्रेस अगर होता है तो क्या क्या होता है और स्ट्रेस का मेन रिलेशन क्या क्या होता है, ठीक है। सो वी हैव सिंपली दीज 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वी हैव, ठीक है। पहला मेरे पास क्या, टेंसाइल या फिर टेंशन स्ट्रेस, इसे मैं टेंसाइल, जो पहला वाला स्ट्रेस है इसको मैं टेंसाइल स्ट्रेस कहता हूँ। ये बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जब मैं किसी भी चीज़ को अपने दूर खींचूं, ठीक है, मतलब ये मेरे पास बॉडी है, इसको मैं अवे खींच रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक फोर्स मेरे पास ऊपर की तरफ आ रही है और एक फोर्स मेरे पास ऐसे आ रही है, ठीक है। मतलब वी आर ट्राइंग टू इलोंगेट दैट पर्टिकुलर बॉडी, मैं उस बॉडी को लंबा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स। बातें मत करो यार।
किस बात की? बहुत बढ़िया। सेम क्या होता है यार, अगर मान लो मेरे पास एक बॉडी है, उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, वी हैव अ बॉडी एंड वी आर ट्राइंग टू कंप्रेस इट, ठीक है, तो मैंने एक बॉडी पे अंदर की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, तो सेम मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट इज डिफाइंड एज कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, तो इसको मैं कंप्रेशन दिखाता हूँ, ठीक है। बेंडिंग फोर्स या फिर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है यार, ठीक है, जैसे मान लो यार मेरे पास एक छोटा सा पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, अब मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ कि इसको मैं बेंड कर दूँ ऐसे, ठीक है, तो मैं फोर्स इस तरह से लगा रहा हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को बेंड कर दूँ ऐसे, ठीक है, सो दैट इज डिफाइंड एज बेंडिंग फोर्स या फिर बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, जो मतलब मेरी बॉडी को बेंड कर दे, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। सेम मेरे पास है टोरोजन स्ट्रेस या फिर टोरोजन फोर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे मैं ट्विस्टिंग फोर्स या फिर ट्विस्टिंग स्ट्रेस भी कहता हूँ, ठीक है। अब मान लो आप घर पे अपने कपड़े धोए मस्त, ठीक है, आपकी मम्मी ने कहा कि ये घर जाओ और इस कपड़े को एकदम अच्छे से निचोड़ो, ठीक है, और फिर इसको धूप में सुखा दो, ठीक है, तो आप जाते हो मस्त कपड़े को निचोड़ते हो अच्छे से, ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर ट्विस्टिंग एनी बॉडी, ठीक है, अ पर्टिकुलर एरिया, देन इट इज नोन एज अ ट्विस्टिंग फोर्स या फिर ट्विस्टिंग स्ट्रेस, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज टोरोजन स्ट्रेस। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, अगर आपका दोस्तों एक सेक्शन है, ठीक है, जो इस एंड से फिक्स है, ठीक है, और आप एक बॉडी को मूव कर रहे हो, ठीक है, आपका फोर्स कैसे लगा है, आपका फोर्स लगा है पेरीफेरी ऑफ द बॉडी पे, ठीक है, तो आपने फोर्स का लगाया दोस्तों, आपने फोर्स लगाया है, ठीक है, यू हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन दी पेरीफेरी, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है, तो आपकी एक पर्टिकुलर बॉडी है, उसके पेरीफेरी पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है। अब बॉडी की टेंडेंसी होगी कि यार नीचे वाला हिस्सा रुकने की कोशिश करेगा और ऊपर वाला हिस्सा मूव करने की कोशिश करेगा, तो इस तरह का कुछ शेप बन जाएगा, ठीक है, कि द लोअर एंड ट्राइज टू रिटेन देयर शेप, मतलब वो अपनी जगह पे रहना चाहेगा, लेकिन जो ऊपर वाली बॉडी है वो मूव करना चाहेगी, दैट इज डिफाइंड एज शेयर स्ट्रेस, ठीक है, दिस इज द ये होता है शेयर स्ट्रेस, ठीक है, कि आपका फोर्स एकदम पेरीफेरी ऑफ द बॉडी पे लगे, ठीक है। तो सवाल ये आता है यार कि आपका जो फोर्स है, ठीक है, वो कहाँ लग रहा है, मतलब आपका फोर्स लोअर पॉइंट पे कितना है और आपका फोर्स जो पेरीफेरी ऑफ द बॉडी है वहाँ पे कितना है, ठीक है। तो यार लोअर एंड पे या फिर सेंटर पे तो मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा, मैं सारा का सारा फोर्स पेरीफेरी पे लगा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए जो आपका स्ट्रेस होता है ये भी क्या होता है, नीचे बिल्कुल कम होता है, और जैसे जैसे दोस्तों मैं कहाँ बढ़ता हूँ, अपने टॉप की तरफ बढ़ता हूँ, मेरा जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होता चला जाता है, ठीक है। तो अगर मैंने किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाया, ठीक है, तो जो मेरा कर्व बनता है वो क्या बनता है, ठीक है, तो इस तरीके से बनता है कि यार लोएस्ट पॉइंट पे जो मेरा स्ट्रेस है वो क्या है, बिल्कुल कम, जैसे मैं इसके पेरीफेरी पे जा रहा हूँ, ठीक है, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स पेरीफेरी, आपका जो स्ट्रेस है वो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, फिर एक कांस्टेंट हो गया, ऐसे ही होता है, ठीक है, यार यहाँ मेरा फोर्स सबसे कम होगा और जैसे ही मैं सरफेस की तरफ जा रहा हूँ मेरा जो फोर्स है ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम होता चला जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ शेयर स्ट्रेस, कि लोएस्ट पॉइंट पे या फिर सेंटर पे जो आपका स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल कम होता है, क्योंकि यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स एट दैट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आप फोर्स लगाओगे स्ट्रेस भी तो वहीं क्रिएट होगा ना, आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, यू आर क्रिएटिंग फोर्स एट द पेरीफेरी ऑफ द बॉडी, जो टॉप ऑफ द सरफेस है वहाँ फोर्स लगा रहे हो, तो सारा का सारा स्ट्रेस भी दोस्तों वहीं क्रिएट होगा, ठीक है। इसका मतलब सर आपका जो स्ट्रेस है वो लोएस्ट पॉइंट पे या सेंटर पे 0 होगा और मैक्सिमम पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। विद दी स्टेटमेंट, ठीक है, काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन अ सॉलिड शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क वेरीज, ठीक है, मतलब आपका जो शेयर स्ट्रेस है एक सॉलिड शाफ्ट पे वो कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि सर फ्रॉम मैक्सिमम एट द सेंटर एंड 0 टू द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है दोस्तों, पेरीफेरी, ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास शाफ्ट है, ठीक है, इस शाफ्ट के, अब इस शाफ्ट पे मैं अगर शेयर स्ट्रेस लगाऊँ तो कहाँ लगाऊंगा, बिल्कुल सर्कमफ्रेंस से लगाऊंगा, ठीक है। तो जो टॉप ऑफ द बॉडी है, जो लोअर ऑफ द बॉडी है, ये तो एक पर्टिकुलर सरफेस से अटैच होगी और आप फोर्स का लगाओगे, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स एट द पेरीफेरी, ठीक है। तो आपने पेरीफेरी पे क्या लगाया, एक फोर्स को लगाया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, पहले तो ये बता दो यार। सर पेरीफेरी पे ही होगा ना, सबसे ऊपर। ठीक है, पेरीफेरी पे जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है।
तो मुझे पता चल रहा है यार कि जो सरकमफ्रेंस पे तो मैक्सिमम होगा फोर्स, तो ऐसे एक ही ऑप्शन है, ठीक है, सॉरी 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नहीं यार, एक ही ऑप्शन है जो मैक्सिमम पे क्या है बिल्कुल ज़्यादा, दैट इज मैक्सिमम एट द सर्कमफ्रेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। सो फ्रॉम जीरो एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे जीरो होगा क्योंकि आप वहाँ कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, और मैक्सिमम चला जाएगा कहाँ पे, एट द सर्कमफ्रेंस। तो मेन आपको पकड़ना कहाँ है, इस पॉइंट पे कि सर सर्कमफ्रेंस पे मैक्सिमम होगा आपका शेयर स्ट्रेस, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे यार ये मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, अगर मैं देखूँ यार कि मेरे पास टेंसाइल फोर्स है, तो टेंसाइल फोर्स को मैं बिल्कुल इलोंगेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो पूरे सरफेस को मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स है तो मैं पूरे सरफेस को कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पूरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन शेयर स्ट्रेस पे क्या है, थोड़ा परिवर्तन है, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला भी हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक टर्म आता है यार बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा यार बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, आप लोगों ने मूवमेंट पढ़ा है, ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है मूवमेंट। द मूवमेंट, द टर्निंग इफेक्ट और द ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज मूवमेंट, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रिलेशन दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रिलेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट दैट इज न्यूटन मीटर। ये सारी बातें हमने पढ़ ली है, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग अ फोर्स एट अ पर्टिकुलर बॉडी, और आपकी बॉडी के पास ये टेंडेंसी हो कि वो अपने आप को बेंड करे, दैट इज डिफाइंड एज बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। जैसे मान लो क्या है यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इस शेप में जो शेप नंबर 4 है, इसमें आपने क्या किया, शेप नंबर 4 में सेंटर से फोर्स लगाई, सो दैट बॉडी हैविंग अ टेंडेंसी टू बेंड, ठीक है। तो बॉडी क्या हुई, बेंड हो गई, ठीक है। तो जब भी आप किसी बॉडी में फोर्स लगाते हो और बॉडी बेंड होने की टेंडेंसी रखती है, दैट इज डिफाइंड एज बेंडिंग, ठीक है। So bending movement occur when a force is applied at a given distance away from a point, causing a bending effect, ठीक है। तो जब भी आपका एक बेंडिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, दैट इज क्रिएटिंग अ बेंडिंग मूवमेंट। लेकिन सर इस बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू बहुत ही निकालना आसान है, ठीक है। आपका जो पूरा का पूरा बीम है या फिर स्लैब है, ये किस पॉइंट से बेंड कर रहा है सर, ये ए पॉइंट से बेंड कर रहा है, ठीक है। सपोज यू हैव अप्लाइड अ फोर्स एट द एक्सट्रीम एंड, दैट इज पॉइंट नंबर बी, ठीक है, और ये इस पॉइंट को बिल्कुल रोके हुए, मतलब इस पॉइंट से अटैच है, तो आपकी टेंडेंसी होगी यार इस सरफेस को वो बेंड कर दे, और ये वो बेंड कर भी रहा है, दिस इज द बेंडिंग इफेक्ट भी है। तो सर इसका बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। आपका जो सरफेस है बेंड कहाँ से हो रहा है, ए पे, तो मैं निकालूंगा बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, एट पॉइंट ए इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, ठीक है। तो मेरे पास फोर्स कितना है दोस्तों, मेरे पास फोर्स है 10, और जो मेरे पास डिस्टेंस है वो कितना है 0.2 मीटर, ठीक है। तो मेरे पास जो बेंडिंग मोमेंट आया वो कितना आया 2 न्यूटन मीटर, ठीक है। जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम है जो आपने मूवमेंट में करी है, ठीक है। यहाँ भी हम सेम कैलकुलेट करेंगे, बस यहाँ पे आपका आ गया कि मैं किस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो जहाँ आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला, यहाँ से कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक पर्टिकुलर बीम है, लेकिन क्या होता है ना, मैं पर्टिकुलर लोड्स पे कुछ फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक बीम आ गई, ठीक है। इस बीम पे मैंने एक फोर्स लगाई, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ भी रखा है कि मैंने इस बीम पे फोर्स लगाई, ठीक है। बताओ इस पे रिएक्शन RYA RYB क्या होगा, अगर इस पे हिंज जॉइंट है, रोलर जॉइंट है, ठीक है। सेम इसका शेयर डायग्राम क्या होता है, तो शेयर डायग्राम क्या है दोस्तों, ये आप देखना, इसको आप बिल्कुल एज इट इज़ फिगर है जो शेप है उसको रखना है। इतना हिस्सा, मतलब जब आप इसको इस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा दोस्तों, ये बॉडी बेंड होगी, तो बेंड होने की वजह से क्या होगी, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये वाला हिस्सा भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तभी मेरी जो बॉडी है वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। इसका जो शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो शेयर फोर्स का डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है कि इतना वाला हिस्सा ऊपर, इतना वाला हिस्सा नीचे, ठीक है। और जो बेंडिंग मूवमेंट बनती है वो कैसे बनती है, लीनियर बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा रही है और यहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है। तो 3 शेप को बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लो यार, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि इसको बताने वाला है, ठीक है। अगर आप सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड से है तो आप इसको कैलकुलेट करते हो कि यार अगर मेरे पास पॉइंट लोड है, अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो उसका शेयर फोर्स कितना आएगा, ठीक है।
और अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो ये मेरे पास ग्राफ है शेयर फोर्स का, और ये मेरे पास ग्राफ है किसका, बेंडिंग मोमेंट का। अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ये मेरे पास डायग्राम है किसका, पैराबोलिक नेचर का है शेयर फोर्स, और क्यूबिक नेचर का आपका बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये 3 डायग्राम है जो आप याद कर लेना फॉर दीज 3 शेप्स। पॉसिबिलिटी यही है कि मैक्सिमम इसी से पूछिए। ठीक है, नाउ इन दैट पर्टिकुलर लीनियर सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। ठीक है, तो मेरे पास एक बेंडिंग मूवमेंट का या शेयर फोर्स का डायग्राम है। ठीक है, इसमें ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव, और ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव। इसमें सर ये वाला पॉइंट आता है। ठीक है, दैट इज दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे आपका जो बेंडिंग मूवमेंट है ये ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। ठीक है, तो अभी तक आपने बेंडिंग मूवमेंट पढ़ लिया, उसमें एक स्टेप और पढ़ना है कि व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। वो दोस्तों कैसा पॉइंट होता है जहाँ आपका बेंडिंग मूवमेंट इज 0। ठीक है, ये हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो मैक्सिमम मिनिमा में कि मेरे पास एक पॉइंट आया जो नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, आप ऐसे कहते हो। सेम यहाँ भी कंसेप्ट आता है जिसमें क्या होता है, आपका बेंडिंग मूवमेंट जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इट इज कंसिडर्ड एज 0। सो दिस वैल्यू इज डिफाइंड एज, दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। सर ये हमेशा सेंटर में ही होगा। हाँ जी, इस ऐसा नहीं है कि सेंटर में ही होगा, इसमें बेंडिंग मूवमेंट 0 होगा। ठीक है, अब देखो आप छोटी सी बात, जैसे यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्टेड है। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट कहाँ बन रहा है वो आपको देखनी है। आपको बस चेक करना है कि इसकी वैल्यू ओरिजिन या 0 से कहाँ से पास कर रही है। ठीक है, मतलब जहाँ आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू ना पॉजिटिव है ना इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। ठीक है, अब ये कहीं भी बने है ना, आपको बस इसको मार्क करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको मार्क करने के लिए ना आपको पूरा पता होना चाहिए कि यार बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर क्या होता है, डिफरेंट शेप्स की चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो मैंने एक बार बता दिया, थोड़ा और आप इसको ना एक्सपोजर में लेना कि यार थोड़ा मैं इसमें और क्या क्या जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब क्या होता है ना, मेरे पास इफेक्टिव लेंथ होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था यार कि मेरे पास मान लो एक बीम है। ठीक है, मेरे पास एक बीम है। ठीक है, हमने हिंज जॉइंट पढ़ रखा है। ठीक है, हमने रोलर जॉइंट पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक बीम है, ये 2 एंड से सपोर्टेड है। ठीक है, तो डिपेंड करता है यार, यहाँ पे पिंड सपोर्ट है, यहाँ पे पिंड सपोर्ट है, तो इस बीम का इक्विवेलेंट लेंथ कितना होगा। या फिर अगर मेरे पास एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे रोलर जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे भी रोलर जॉइंट है, या फिर ठीक है मेरे पास एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे पिंड या फिर हिंज सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो दोस्तों इसका इक्विवेलेंट लेंथ कितना होता है। ठीक है, तो एक बार देखो, फॉर द बीम इफ इट इज कनेक्टेड बाय हिंज, ठीक है, मतलब यहाँ भी हिंज है और यहाँ भी हिंज है, तो उसका जो इफेक्टिव लेंथ, जो इक्विवेलेंट लेंथ होगा वो कितना होगा, एल। मतलब जो भी लेंथ है सेम, उसका जो इक्विवेलेंट लेंथ है वो भी क्या होगा, एल से रिप्रेजेंट होगा। इफ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, ठीक है, आपका जो एक एंड है वो फिक्स है किसी भी सपोर्ट से, आइदर इट इज हिंज और रोलर, और दूसरा क्या है, फ्री, देन इफेक्टिव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय 2L। व्हेन बोथ दी एंड्स आर फिक्स्ड, आपके दोनों एंड्स क्या है, फिक्स्ड है, चाहे हिंज से हो चाहे रोलर से हो, सो द इफेक्टिव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय L/2। लास्ट, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज, ठीक है, तो एक को मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, ये एक एंड से फिक्स है और ये क्या है, एक पॉइंट पे हिंज है। ठीक है, तो मैं सबकी एक डायग्राम बना दूँ, ठीक है, ताकि आप एक बार रिलेट कर लो। इसमें क्या होता है, आपका एक एंड फिक्स होता है और एक एंड क्या होता है, हिंज से सपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों एंड्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों एंड आपके फिक्स हो गए। ठीक है, तो जो आपका कॉलम डल गया, बीम डल गया, ठीक है, वो दोनों एंड से फिक्स है। ये क्या बन गया, स्लैब बन गया। ठीक है, जिसपे आप सामान रखते हो। ठीक है, तो हमारे घर पे क्या होता है, बहुत बड़ी स्लैब होती है, ये सारा सामान रखा जाता है, उसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, आपस में फिक्स होते हैं। ठीक है, व्हेन वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज फ्री, ये कैसा बनेगा दोस्तों, एक एंड होगा फिक्स और दूसरा क्या होगा, फ्री। ठीक है, व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज्ड, ये मैंने बना दिया। मान लो मेरे पास एक बीम है, उसके पास ये भी हिंज सपोर्ट पे है और ये भी किस पे दोस्तों,
हिंज सपोर्ट पे, ठीक है। सो इसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो क्या होगा एल, बेस्ड अपॉन दीज 4 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम दैट इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स दैट इज कंसीडर्ड इन स्लैब, उसका जो मेरे पास इफेक्टिव लेंथ है वो क्या होगा 0.4। एल सर एल होना चाहिए ना, क्योंकि आपने बोला था। नहीं, फिक्स्ड एट बोथ द एंड से L/2 होगा ना नेहा। ओके सर। सर इसमें हिंज से ही होना चाहिए दोनों एंड, और उसमें दोनों फिक्स्ड होने चाहिए, ये अंतर है। ये बोला ना कि फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, तो फिक्स्ड बोल दिया ना इसने, अगर फिक्स्ड बोल दिया दोनों एंड से तो मेरे पास जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो क्या होगा L/2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया L/2। अगर ये बोलता है हिंज है दोनों एंड से, तब मेरे पास जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो कितनी होती है 2L होती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट क्या है, ठीक है, मूवमेंट का ही है, जो थोड़ा थोड़ा आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो हो सकता है कि पेपर में इससे कुछ क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको ये फिगर किस एंड से क्या कनेक्टेड है और उसका लेंथ क्या है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, अगर फिजिक्स पढ़ते हुए यार तो उसमें एक टर्म आता है, इसका नाम होता है हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, y एक्सिस पे मेरे पास है स्ट्रेस और x पे क्या है मेरे पास स्ट्रेन, ठीक है। तो कितना आपने स्ट्रेस दिया, कितना आपको स्ट्रेन हुआ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ, दैट इज हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक्स लॉ ने क्या दिया, हुक्स लॉ ने दिया एक रिलेशनशिप कि मैं कितना स्ट्रेस अप्लाई करूंगा बॉडी में तो उस बॉडी में कितना स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन मतलब वो बॉडी कितनी इलंगेट होगी, कितनी मतलब एक्सपैंड होगी, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेन, ठीक है। तो हुक्स लॉ ने एक सिंपल डेफिनेशन दिया यार कि मैं अगर एक बॉडी पे स्ट्रेस लगा रहा हूँ, स्ट्रेस लगा रहा हूँ, स्ट्रेस लगा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक रबड़ की बॉडी है, मैं उसे खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो वो थोड़ी थोड़ी इलोंगेट हो रही है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक इलोंगेट होगी, दैट इज डिफाइंड एज दी प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। आपका जो हुक्स लॉ होता है ये भी 0 से लेके प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही लाई करता है। इसके बाद जो होती है ना आपका जो स्टेटमेंट है वो चेंज होता है। अब क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन है ना, एक इनडायरेक्ट रिलेशन से चेंज होगा। यहाँ पे दोनों प्रोपोर्शनल है कि आप स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाओगे जितना उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जो प्रोपोर्शनल लिमिट है ये क्या है, कुछ और है, ठीक है, सेम, ठीक है। इसे कहते हैं इलास्टिक पॉइंट या फिर यील्ड पॉइंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार अच्छे से देखना फिजिक्स में, ठीक है। सेम बी से अगर आप सी पे ट्रैवल करते हो तो दैट सी पॉइंट इज डिफाइंड एज लोअर यील्ड पॉइंट। आफ्टर दैट आपका जो बॉडी है वही इलास्टिक से प्लास्टिक में चला जाता है, मतलब अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी दोगे तब भी आपका जो बॉडी है वैसा का वैसा ही रहेगा, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। वेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सी से डी, ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के बाद आपका जो बॉडी है वो बस टूटने ही वाली है, बिल्कुल एट द एक्सट्रीम एंड पे रखी है, और जैसे ही आप थोड़ा और फोर्स लगाते हो तो आप देखोगे कि यार आपकी जो बॉडी है वो ब्रेक कर गई, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स पे गो थ्रू करना, ठीक है, और इसको मार्क करना। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इसको मैं स्टील पे दिखाता हूँ बिकॉज स्टील इज डिफाइंड एज द बेस्ट इलास्टिक मटेरियल। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो एंड बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज यंग मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, पॉइजन्स रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड बल्क मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय के, ठीक है। तो जो रिलेशन है वो क्या होता है, ई इज इक्वल टू में 2k माइनस में 1 माइनस में 2, बेस्ड अपॉन दैट इसके 3 रिलेशन है, ठीक है। मतलब एक में म्यू आएगा, एक में के आएगा, एक में के आएगा, एक में ई आएगा, तो तीनों रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो काइंडली गो थ्रू विद ऑल दोज रिलेशनशिप, ठीक है। एक कंप्लीटली फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है, जो आप पढ़ोगे अगर क्लास हुई तो, ठीक है, किसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसे रिलेशन आज फॉर्म करने आते हैं कि बताओ ई और के में क्या रिलेशन है, के और म्यू में क्या रिलेशन है, म्यू और ई में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दैट 3 रिलेशंस हैं जो फॉर्म होते हैं, लेकिन जो तीनों का जो रिलेशन है वो क्या है, ई इज इक्वल टू में 3k इंटू में 1 माइनस में 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, छोड़ दीजिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो जो रबर ही होगा। नहीं, स्टील इसमें सबसे इलास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा पढ़ोगे तो स्टील इज डिफाइंड एज द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। सर इलास्टिक का मतलब तो वो होता है ना जो हाँ, खिंच जिसकी सके shape ज्यादा। दोबारा आ जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टील होता है। जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना मैकेनिक्स में, और जो हुक्स लॉ भी आया है वो स्टील में देखते हैं। तो स्टील इज डिफाइंड एज द बेस्ट इलास्टिक मटेरियल, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ विजन आता है वो 1 आता है, बिल्कुल,
ठीक है। ऐसी रबर भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रबर परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ठीक है। मतलब ये हाईली इलास्टिक की बात है, ठीक है। रबर भी आपके इलास्टिक बॉडी है यार, अगर आप रबर बैंड है उस पर फोर्स लगाते हो दोबारा आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाईली इलास्टिक। हाई इलास्टिक का मतलब क्या है, जो सारे जो पॉइंट्स है ना उसको जस्टिफाई करे, ठीक है। मतलब उसमें यील्ड पॉइंट भी हो, उसमें फ्रैक्चर पॉइंट भी हो, ठीक है। उसमें सारे पॉइंट जो जस्टिफाई करता है वो स्टील ही एक ऐसा है, इसलिए क्रम में सबसे पहले ना स्टील को रखा गया है, ठीक है। तो स्टील भी है, रबर भी है, देखोगे तो ब्रास भी आएगा, ठीक है, और ग्लास भी आएगा, ठीक है। तो हाईली अगर क्रम वाइज देखा जाए ना इन ऑर्डर में, तो स्टील इज डिफाइंड एज दी हाईली इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। ऑल्दो रबर इज ऑल्सो हाई इलास्टिक मटेरियल, लेकिन अगर मैं हाई इलास्टिक की बात करूँ तो वो स्टील होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, ठीक है। अब ये मान लो मेरे पास एक पाइप है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यार कि जब भी एक वाटर है ना एक पाइप से फ्लो होता है, ठीक है, तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। दो तरह के प्रेशर होते हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसी से क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, व्हाट डू यू मीन बाय हूप स्ट्रेस, ठीक है। तो हूप स्ट्रेस बिल्कुल कम्प्लीटली यार टॉपिक है मैकेनिक्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ठीक है। उसमें क्या होता है यार कि मान लो मेरे पास एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है। तो मान लो यार मेरे पास एक सर्कुलर बॉडी है, तो एक पेरीफेरी है, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है, इससे पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक व्यू दिखाया गया है कि जब भी पानी फ्लो होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इस पूरे पाइप में क्या होगा, एक प्रेशर इंड्यूस होगा, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, ठीक है। अब इसमें दो तरह के स्ट्रेस होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक कैसे लगता है, एक लगता है सर टूवर्ड सर्कमफ्रेंस, मतलब जो आपका, ठीक है, ये मेरे पास बॉडी की लेंथ है, ठीक है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ये फोर्स है और ये मेरे पास बॉडी की जो भी सर्कमफ्रेंस ऑफ दी पाइप है, ठीक है, उसके ऊपर लग रहा है, दैट इज डिफाइंड एज हूप स्ट्रेस, ठीक है। इसको मैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहता हूँ, ठीक है। और मेरे पास एक और स्ट्रेस है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, ये पाइप के बिल्कुल अलोंग लगता है, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा पाइप है, ये इसके बिल्कुल अलोंग लग रहा है, मतलब टूवर्ड्स द पाइप, दैट इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो एक बार हूप स्ट्रेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हूप स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। सो हूप स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस, ठीक है, जो क्या लगे, सर्कमफ्रेंस पे लगे ऑफ दी पाइप, ठीक है। तो जैसे मान लो यार मेरे पास एक छोटी सी पाइप है, ठीक है, ये मैंने पाइप बना दी बढ़िया से, ठीक है। तो जो इसके सर्कमफ्रेंस पे जो मेरे पास फोर्स लगता है दैट इज डिफाइंड एज हूप स्ट्रेस, ठीक है। तो हूप स्ट्रेस को मान लो मैंने सिग्मा एच से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसको हम कैसे निकालते हैं वो देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P इंटू में D अपॉन में 2T, ठीक है। तो एक रिलेशन है यार, क्या है, वेयर P इज डिफाइंड एज प्रेशर, D is defined as the diameter of that particular pipe and T is defined as the thickness of a particular pipe, ठीक है। तो मेरे पास तीन टर्म है, ठीक है। लेकिन जो हूप स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस, और जो पाइप के बिल्कुल अलोंग लगे, ठीक है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो दो स्ट्रेस है, लेकिन आपको किस पे ध्यान देना है, हूप स्ट्रेस पे ध्यान देना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PD अपॉन में 2T, दैट इज प्रेशर डायमीटर अपॉन में थिकनेस, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यार कि जैसे क्या करूंगा, मैं डायमीटर को बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें लिखा है द हूप स्ट्रेस इंक्रीजेस विद द पाइप डायमीटर, ठीक है। तो मैं जैसे क्या करता हूँ, मैं पाइप की डायमीटर को बढ़ाऊंगा, मतलब मेरा जो पाइप का जो डायमीटर है, मतलब पाइप का डायमीटर मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इसको मैं बढ़ाऊंगा, तो जो मेरा हूप स्ट्रेस है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बेस पे यार एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, दैट इज सिग्मा एच इज इक्वल टू में PD अपॉन में 2T, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, हूप स्ट्रेस, ठीक है। पूछ रहा है कि मेरे पास, हो सकता है कि अगले पेपर में पूछे कि बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरे पास एक मेटल पाइप है जो 1 mm की डायमीटर पे है। दोस्तों यहाँ से डायमीटर कितना आ गया, 1 मीटर, कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड हैविंग अ प्रेशर, उसमें एक फ्लूइड है, इसका प्रेशर कितना है दोस्तों, 1 न्यूटन पर mm², मतलब 1 mm² पे वो 1 न्यूटन का प्रेशर डाल रहा है। इफ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू में 20 न्यूटन पर mm², मतलब दोस्तों जो स्ट्रेस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज हूप स्ट्रेस जो दिया हुआ है, दैट इज सिग्मा एच, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 20 न्यूटन पर mm²। देन फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द पाइप।
तो उस मेटल की पाइप को बनाने के लिए कितनी थिकनेस चाहिए होगी। फॉर दैट वी हैव अ रिलेशनशिप दैट इज सिग्मा एच इज इक्वल टू पी डी अपॉन में 2t। ठीक है, अब सिग्मा एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 20। प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन। डायमीटर कितना दिया हुआ है, सर मीटर में दिया है ना डायमीटर तो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार, मेरा जो स्ट्रेस है ना वो बराबर आ रहा है 20 ठीक है यार। एक बार मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर हो गए, और 100 सेंटीमीटर में 1000 ऑफ mm हो गए। ठीक है, देख लेते हैं एक बार आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, क्या आ रहा है इसका आंसर। तो प्रेशर मेरे पास है 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरे पास कितना है 1000 mm का डायमीटर इनटू में 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस। ठीक है, तो इसको मैंने इलोंगेट किया तो मेरे पास 2t की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, दैट इज़ 1000/20। ठीक है, इसको मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, ये कितना आ गया 50। ठीक है, तो मेरे पास थिकनेस कितनी आ गई 25 mm। ठीक है, तो थिकनेस कितनी आ गई मेरे पास 25 mm। ठीक है, ये थिकनेस है। अब यार ये क्वेश्चन जो था ना बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IPU लीड 2022। ठीक है, सिर्फ यही क्वेश्चन था जो विद्यार्थियों ने छोड़ा था, बाकी सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हूप स्ट्रेस पूछा था। ठीक है, और इसको पढ़ने के लिए मैंने बता दिया कि हूप स्ट्रेस क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह को ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो बहुत ही कम विद्यार्थी तो जो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब ये पेपर आया था IPU लीड 2022 में, सिर्फ ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मतलब ऐसा लगा कि यार ये नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, ये तो मतलब पूछ लिया गया है काफ़ी अच्छी तरीके से। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे ना दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, तब ये कंसेप्ट आता है कि हूप स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ देखने के लिए कि जो आपके सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग लगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं हूप स्ट्रेस या फिर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। जो आपका जो पाइप है उसके लेंथ के अलॉन्ग लगे, दैट इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, तो मेरे पास 2 स्ट्रेस आते हैं, एक होता है मेरे पास हूप स्ट्रेस। ठीक है, अब हूप स्ट्रेस को मैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहता हूँ। और एक दोस्तों मेरे पास आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका रिलेशन होता है PD अपॉन में 2t। ठीक है, इसका रिलेशन होता है PD अपॉन में 480। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि व्हाट इज अ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो होता है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इतना मत देखो यार। ठीक है, पढ़ने के लिए फिर ऐसे बहुत चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये आप इतनी सारी बातें ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय टोरोजनल रिजिडिटी। ठीक है, तो यार जब भी क्या करते हो ना, आप किसी भी बार को ट्विस्ट करते हो, ठीक है, तो एक रेडियन ट्विस्ट करने के लिए आपने कितनी फोर्स लगाई। ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज टोरोजनल रिजिडिटी। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ट्विस्ट। ठीक है, 1 ट्विस्ट का मतलब क्या होता है कि एक रेडियन के ट्विस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए, दैट इज डिफाइंड एज टोरोजनल रिजिडिटी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय G एंड द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया m into में I। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं K से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है G into में I। लेकिन टोरोजनल रिजिडिटी होता क्या है कि एक रेडियन ट्विस्ट करने के लिए आपने कितना फोर्स लगाया। ठीक है, जैसे दोस्तों मान ले क्या है, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर लेंथ है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, एक रेडियन का ट्विस्ट है। ठीक है, तो पहले लेंथ ऐसा था, अब मैं उसको ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, एक ट्विस्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने कितना फोर्स लगाया, दैट इज डिफाइंड एज टोरोजनल रिजिडिटी। ठीक है, देखो क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखो यार, मैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब टर्म आया सर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है,
तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, इसको पढ़ना होता है, लेकिन जो दिखाता है कि आपका जो पर्टिकुलर स्टील है या फिर बार है ये कितना रिजिड है, ठीक है। इसके पैरामीटर को दिखाने के लिए मेरे पास एक फैक्टर होता है जो कांस्टेंट होता है, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर आप स्टील देखोगे उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फिक्स होगा। अगर आप इसका शेप मतलब कोई मटेरियल चेंज करते चले जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। फॉर स्टील इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। फॉर कॉपर बार इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। फॉर अनदर मटेरियल इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो उसमें देखना पड़ता है कि हर मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है, और ये डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप फ्रिक्शन देखते हो तो फ्रिक्शन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है, ठीक है। ये अगर यार वुड होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा, ग्लास होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा, ठीक है। कॉन्क्रीट होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा, ठीक है। सेम यहाँ से भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इट इज़ टोटली मटेरियल डिपेंडेंट, ठीक है। ये अगर आपका स्टील है, आयरन रॉड है, किस तरह की रॉड है जिसको आपको आपकी वैल्यू लेनी है, तो ये फिक्स ही होता है यार, ये आपको मैनुअल में मिलता है, आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हो। मेन क्या होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये बात है। एक पर्टिकुलर सॉलिड रॉड का जो जे होता है मतलब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई डी की पावर 4/32। अब आप देख सकते हो कि यार कैसे निकाले इसने पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। होता क्या है, पाई/64 डी की पावर 4 फॉर अ सॉलिड बार और अ सॉलिड रॉड द Ix एंड Iy इज सेम, ठीक है। तो जो आपका जो Iz होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, दैट इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ix प्लस में Iy, एंड वी आर अवेयर दैट फ्रॉम फॉर अ सॉलिड रॉड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई/64 डी की पावर 4 प्लस में पाई/64 डी की पावर में 4, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, दैट विल गिव यू द polar movement of inertia of a solid rod that is represented by pi/32 d की पावर 4, ठीक है। तो इसने ऐसे ही निकाला। तो जो हमने पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, सेम उसने यहाँ भी निकाल दिया पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बट ऑलवेज रिमेंबर फॉर अ सॉलिड रॉड दिस इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है। एक छोटा सा इसका बहुत ही अच्छा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। वो क्या होता है यार, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी घड़ियाँ देखी होगी ना, ठीक है। घड़ी में क्या होता है, बड़ा सी ऐसी बॉब लगी होती है और वो लेंस से कनेक्टेड होती है, ठीक है। और हम उसको ऐसे मूव कराते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, मूव करती है, ठीक है। तो कैसे मूव करती है यार, एक मेरे पास बॉब है, एक्सट्रीम एंड पे गई, वापस आई एक्सट्रीम एंड पे, फिर ट्रैवल करते 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 रेस्ट पे आती है, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये बीम है, ठीक है, ये इस एंड तक गई, ठीक है, एक एक्सट्रीम पॉइंट तक, दैट इज़ 1, और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट दैट इज़ 1, ठीक है। फिर थोड़ा इसने काइनेटिक एनर्जी लॉस किया तो क्या आ गया, किस पॉइंट पे आ गया 2, और किस पॉइंट पे आ गया 2। फिर थोड़ा और काइनेटिक एनर्जी लॉस किया तो किस पे आ गया, दैट इज़ 3, और दैट इज़ 3। फिर थोड़ा और लॉस किया तो 4, ऐसे करते 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 वो अपनी मीन पोजीशन पे आता है। दैट इज़ इसे हम कहते हैं दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो अनदर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं कोर फिजिक्स से देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन यार सिंपल पेंडुलम फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अगर आप मैकेनिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपने कुछ नहीं पढ़ा सिंपल पेंडुलम में, लेकिन ऐसा क्या होता है सिंपल पेंडुलम में, मैं सारे जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। पहला कि सर ये कितना टाइम ऑफ ऑसिलेशन लेगी, मतलब अगर मैंने इसे फोर्स लगाया सो हाउ मच टाइम ऑफ ऑसिलेशन इट टेक्स, ठीक है। तो दिस टाइम ऑफ ऑसिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिलेशनशिप दैट इज 2 पाई ओवर में अंडर रूट टाइम्स ऑफ लेंथ ओवर में जी, ठीक है। ये सर एल क्या है, एल इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो कितनी लंबी है, ठीक है। जी क्या होता है, जी इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर टी क्या होता है, टी इज डिफाइंड एज योर, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, कि आपकी जो ऑसिलेशन हो रही है उसका टाइम पीरियड कितना है, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया। अब अगर मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया है, ठीक है, तो किसके बराबर होगा, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन में जी। तो मान लो आपको लेंथ दे दी 1 मीटर, तो आप क्या निकाल लोगे, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आप 1 मीटर को पुट कर दो, जी की वैल्यू 10 है ही, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन इज दैट कि आपका जो टाइम पीरियड है ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यू आर अवेयर फ्रॉम दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट टाइम्स ऑफ लेंथ। इसका मतलब क्या है सर कि आपका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे, ठीक है।
या फिर इफ़ ग्रेविटी इज ऑल्सो चेंजिंग इफ़ इट इज़ चेंज, होगी नहीं यार, लेकिन अगर चेंज होती है, ठीक है, तो ये इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज अंडर रूट टाइम्स ऑफ एल एंड अंडर रूट टाइम्स ऑफ 1/g। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमारे टाइम पूछा करता था, फिर दोबारा पूछा करता था, आपके समय पूछता है, ठीक है। क्या कि सर टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करा, लेंथ पे, और किस पे डिपेंड किया, ग्रेविटी पे। इफ द ग्रेविटी इज कांस्टेंट देन इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, कि आपका लेंथ कितना है स्ट्रिंग का। बट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यू गाइज दैट इफ द मास ऑफ द बॉब इज चेंज्ड एंड इट बिकम्स ट्वाइस टाइम्स ऑफ m, मतलब अगर आपका मास m है, ठीक है, ये m है, इसका मैंने मास चेंज करके डबल कर दिया, दैट इज 2m कर दिया, तो बताइए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एल पे डिपेंड करता है। शाबाश शाबाश, ठीक है, ये जवाब मैं चाह रहा था, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि इसका टाइम पीरियड पे कुछ फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नोट पॉइंट है यार, ये बहुत बार आपके पेपर में आया, ठीक है, दैट इज इफ द मास चेंजेस, इफ द मास ऑफ द बॉब चेंजेस, बॉब मतलब जो गोला है ना छोटा सा, ठीक है, सो इफ द मास ऑफ द बॉब चेंजेस, ठीक है, ठीक है, there is a no effect in the time period of oscillation, ठीक है, so there is ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत बार आपके पेपर में ना सीधे यहीं से पूछा जाता है कि यार अगर मैंने बॉब चेंज किया तो क्या फर्क पड़ेगा, बॉब से कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना, ठीक है, ऐसे देखते हैं कि यार टाइम पीरियड ना एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं 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 नहीं, टाइम पीरियड एल के 1/2 टाइम्स के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे बनेगा दोस्तों, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू L/1/2। अब बहुत बार क्या होता है आपके पेपर में ना लेंथ चेंज होती है, ठीक है, जैसे लेंथ 2 गुना बढ़ाई गई तो पूछता है आपके पेपर में कि बताओ टाइम पीरियड कितनी बढ़ेगी। तो बहुत सारे मेरे दोस्त होते हैं वो कहते हैं सर अगर आपका लेंथ 2 बार बढ़ रहा है और ये डायरेक्ट रिलेशन में है तो टाइम पीरियड भी 2 गुना बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। 2 की पावर 1/2 है दोस्तों, ठीक है, तो 2 की पावर 1/2 करना पड़ेंगे, उससे आपका चेंज आएगा 1/2। जैसे मैंने कहा यार कि अगर आपका जो लेंथ है, ठीक है, इसको मैंने 4 टाइम्स इंक्रीज किया, ठीक है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो बताओ कि मेरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा, 1 गुना बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं। द लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, देन आप देखोगे कि आपका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना ये 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ना कि 4 गुना, ठीक है। क्या करोगे आप 4 टाइम्स का स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर ओवर में 1/2, यहाँ से कट गया, ठीक है, कितना बढ़ा, 2 बार, ठीक है। सो इफ लेंथ इज 4 टाइम्स इंक्रीज देन इट इज इम्पैक्टिंग 2 टाइम्स इन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर ये डायरेक्ट जो रिलेशन है ना, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप उसको 4 गुना बढ़ा रहे हो टाइम पीरियड भी 4 गुना बढ़ेगा, इसके पावर, इसके ऊपर एक पावर बैठी हुई है दैट इज 1/2, ठीक है। इसके इससे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इतना समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो यार सारे के सारे जो विद्यार्थी यहाँ तक हैं, ठीक है। अर्जुन, मोनिका, नेहा, अनुश्री, चलिए बढ़िया, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस क्लास, ठीक है। दिस आर द मिसलेनियस टॉपिक दैट वी नीड टू कवर फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर्स, ठीक है। IPU लीट हो गया, DTU लीट हो गया, इसके अलावा ट्राई टू कवर ऑल्सो फिजिक्स पार्ट, ठीक है, दैट यू हैव, ठीक है, विद यू, उसको कवर करो। और ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है इसको थोड़ा और इन्हेंस करो, सो दैट अगर पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं मैकेनिक्स के, सो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन। अगर आप पेपर देखोगे ना 2023 का, ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने 22-23 क्वेश्चन तो लगाए भी थे, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी मैकेनिक्स में काफ़ी अच्छा मतलब 20+ क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज गो टूवर्ड्स एक्यूरेसी, ऑलवेज गो टूवर्ड्स हायर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर एबल टू सॉल्व इन दी मैकेनिक्स ओनली, ठीक है। तो मैकेनिक्स का जितना वेटेज आप होल्ड करते हो उसमें आप ट्राई करो दैट 20 से ऊपर, 22 से ऊपर आपके क्वेश्चन ठीक बने, ठीक है, और वो लग जाए, ठीक है। फॉर दैट काइंडली कंप्लीट ऑल दो सिलेबस, ठीक है, रिवाइज द सिलेबस एज मच एज यू कैन। और PYQ बहुत, मतलब मैं बहुत बार कहता हूँ जो प्रीवियस ईयर के बच्चे थे उनको हमने प्रीवियस ईयर कराया 20, 21, 23,
23 में तो पेपर ही था, ठीक है। लेकिन सारे विद्यार्थियों ने क्या किया, PYQ बहुत सारे विद्यार्थियों ने छोड़ दिया। एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने कोचिंग कहीं से नहीं ली, कुछ नहीं किया, बस 3 साल के PYQ किए और उसकी रैंक आ गई टॉप 50। क्यों? क्योंकि PYQ से आपके बहुत सारे पेपर मैच करते हैं, ठीक है। जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के पैटर्न है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देखो। अगर आप 20 का पेपर देखोगे ना AP लीड का, तो आपको लगेगा यार कि क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर आप 21 का देखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। उसके बेस पे और क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, काइंडली चेक, ठीक है। आपके सारे जो क्वेश्चन है ना, वो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वो किसी न किसी ऑनलाइन वेबसाइट से ही बनेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं एक मॉड्यूल में होते हैं और वो से पिक करते हैं, ठीक है। सो काइंडली ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेश्चंस, ठीक है, दैट यू कैन, ठीक है। अगर आपको बुकलेट लगानी है बुकलेट लगाओ, अगर आपको कोई टेस्ट का मॉड्यूल मिल गया है ऑनलाइन, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है, एंड देन अपीयर फॉर द टेस्ट, ठीक है। और मैं भी जो टेस्ट ले रहा हूँ ना, उसको बहुत एनालाइज किया करो। जैसे मैं टेस्ट लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट ही नहीं देते, ठीक है। अब टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहे तो उसको फिर देख भी नहीं रहे, ठीक है। सो ऐसे आपका जो है ना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो आपके 40 नंबर आए, अगले टेस्ट में भी 40 ही नंबर आए, उसमें भी 40 ही आए, ठीक है, तो आपके पेपर में उससे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको एक अलग सराउंडिंग देखने को मिलेगी, आपके पास एक स्ट्रेस होगा, ठीक है। आप एक फियर में पेपर दोगे कि यार ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, ठीक है। तो जब भी आपका टेस्ट हो ना, तो आप ट्राई करा करो कि मैं उसी एनवायरनमेंट में बैठूँ या फिर बैठूँ जिस एनवायरनमेंट में पेपर हो रहा है, ठीक है। सो दैट यू आर एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस क्लास। आफ्टर दैट वी आर डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट फ्रॉम माई साइड द सिलेबस इज ओवर। ट्राई टू रिवाइज एज मच एज यू कैन, ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन, एंड ऑल्सो कवर PYQ। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने PYQ मिलते हैं आपको सारे सॉल्व कर दो, ठीक है। सबकी यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है, मैंने कुछ लिंक्स भी शेयर कर रखी है जिसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ट्राई टू कवर ऑल दीज क्वेश्चन। जो जो आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है उसको खत्म कर दो अभी ही, इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। डोंट एक्सटेंड एनी सब्जेक्ट दैट इज कवर्ड फ्रॉम माई साइड और द टीचर साइड, ठीक है। ठीक है, थैंक यू यार फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आपसे क्वेश्चन डिस्कशन में।